बच्चों हो जाइए तैयार, उठा लीजिए कापी पेन और शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न 14 है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। इससे पहले वाला सवाल किया था हमने 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। दोनों प्रश्नों को पूछने का तरीका अलग है, प्रश्न हल एक ही प्रकार से होगा। 10 और 250 नंबर्स दे दिए हैं, इनके बीच में ही 4 के गुणज निकालना, यानी कि 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है, तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज की हम एपी बनाएंगे। तो 10 और 11 में भाग नहीं जाता है 4 का, 12, 16 और इस प्रकार से भाग जाएगा। 250 में भाग नहीं जाता है, 250 से पहले ऐसी कोई संख्या जो 4 से विभाजित होती है तो पहले हम 250 में भाग देते हैं। जितना बचेगा हम उसमें से 4 को घटा लेंगे। 4 6 24, 25 में से 1 घटेगा, 24 घटेगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और कितना 2 बच रहा है। अर्थात अगर ये 250 के स्थान पर 248 होता तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता, 8 उतरता और 8 से 8 कैंसिल होकर के 0 आ जाता। ठीक है, तो जो हमारी लास्ट वाली टर्म होगी एपी की वो होगी 248। तो अब हमको ये बताना था कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो अब हमारे पास एपी आ चुकी है जिसके पद हैं 12, 16 इस प्रकार से 20 है ना, 4 के गुणज है इसलिए। और अंतिम पद क्या है 248, तो इसको अंतिम पद को nवां पद कह देंगे और मान लेंगे कि इसमें n पद हैं। तो n का मान निकालने पर हमें 4 के गुणज प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से a बराबर 12, d बराबर 4 और an बराबर 248 माना। 10 और 250 के बीच 4 के n गुणज हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में तो चूंकि an बराबर 248, a धन n ऋण 1 d बराबर 248, ये हमने an का सूत्र लिख दिया है। आप देख रहे होंगे कि जितने भी हमने सवाल किए उनमें ये nवें पद का सूत्र लगभग सभी सवालों में लग रहा है। तो आप जो है इस सूत्र को कंठस्थ कर लें, ये कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। और आज से आपको इस वीडियो से जो प्रश्न हम हल कर रहे हैं उसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन देखें, उसमें इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें और लिख सकते हैं, और चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। हमने a का मान 12 भर दिया है यहाँ से, और d का मान 4 और an का मान 248 चल रहा है। यहाँ से n-1 गुणित 4 बराबर 248 माइनस 12, इसको यही हम घटा देते हैं। अब अगली स्टेप में हल कर लें तो ये आपको मिलेगा 236। 4 236 के भाग में जाएगा तो 4 5 20 और 4 9 36, और 1 का पक्षांतर होगा तो 59 में 1 जुड़ेगा तो 1 जुड़ने पर हो जाएगा 60। अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। ठीक है, इसका एक और तरीका है शॉर्ट में, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप 248 में क्या करेंगे 4 का भाग दे सकते हैं और फिर आपको मिलेगा 4 6 24, 4 दूनी 8, ये 62 मिलेगा। अब चूंकि हमको कहा चाहिए 10 और 250 के बीच में, तो 10 से पहले
10 से पहले कितने कितने गुणा है, एक 4 है और एक 8 है, तो इनकी संख्या कितनी है 2। इसको हम घटा लेंगे 2 को, तो आपको मिलेगा 60। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब हम 15वें सवाल को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, n के किस मान के लिए, अर्थात n का मान पूछा गया है, दोनों समांतर श्रेणियों, दो समांतर श्रेणियां हैं 63, 65, 67 डैश 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 और 3, 10, 17 डैश 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 के nवें पद बराबर होंगे। दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर दिए गए हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, पहली समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र लिखते हैं और उसमें मान भर के nवां पद कंप्लीट करते हैं। पहली समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी को एपी कहते हैं ना, nवां पद an बराबर a धन n माइनस 1 d। a अर्थात पहली श्रेणी का पहला पद प्लस n ऋण 1 और d अर्थात इसमें से इसको 63 को घटाएंगे, 65 में से 63 को, तो हमको मिलेगा 2। ठीक है, तो an हो गया हमारा 63 धन n ऋण 1 इंटू 2। ठीक है, दूसरी श्रेणी जो है हमारी एपी, उसका nवां पद, इसको मैं मान लेता हूँ bn बराबर b प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और b का मान, b यानी कि दूसरी श्रेणी का पहला पद, हम a भी लिख सकते हैं इसमें और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो b यानी कि प्रथम पद 3, n ऋण 1 और d का मान जो है 10 में से हम 3 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 7। क्योंकि दोनों श्रेणियों के प्रथम पद nवें पद बराबर हैं an और bn, तो an का मान 63 धन n ऋण 1 इंटू 2 और bn का मान 3 धन n ऋण 1 इंटू 7। अब उसने पूछा n के किस मान के लिए, तो ये हमें एक समीकरण मिली जिसमें आपको n अज्ञात राशि के रूप में दिख रहा है, तो इसे आगे हल करके हम n का मान निकाल लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, संख्याओं को एक तरफ और n वाले पदों को एक तरफ कर लेता हूँ। n ऋण 1 गुणित 2 माइनस n ऋण 1 गुणित 7 बराबर 3 ऋण 63 का पक्षांतर और n ऋण 1 गुणित 7 का भी पक्षांतर। तो 2n माइनस 2 और माइनस का n में गुणा माइनस n, परंतु इसमें 7 का भी गुणा होगा, इसलिए माइनस का 7n, माइनस का माइनस में गुणा हुआ प्लस और 7 एकम 7 और 3 में से 63 घटेगा तो माइनस का 60 बचेगा। 2n में से 7n घटाएंगे तो माइनस का 5n और 7 में से 2 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 5 बराबर माइनस का 60। 5n माइनस 5n बराबर 5 उधर पक्षांतर होगा तो माइनस 60 और माइनस 5 हो जाएगा। माइनस 5n बराबर माइनस का 60 और माइनस का 5 हो जाएगा माइनस का 65 और माइनस 5 जो है n के गुणा में है, इसलिए ये माइनस 65 के भाग में चला जाएगा, माइनस से माइनस काटेंगे और 5 का भाग देंगे तो 13 पंजे 65 होता है। तो n बराबर हमको मिला 13, अर्थात 13वें पद जो है दोनों श्रेणियों के बराबर होंगे। वीडियो को रोककर आप नोट कर सकते हैं और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से इसे डाउनलोड करके भी लिख सकते हैं, इमेज फाइल आपको मिल जाएगी।